हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। तो बेटा अभी हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में सारी डिसीजेस पढ़ी थी, ठीक है, जो कि हमने देखा था कौन सी हमारी बैक्टीरियाज, वायरस एंड प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथेस एंड वर्म्स एक्सेट्रा, मतलब इन सब के थ्रू हमारी डिसीजेस कॉज हो रही थी। और हमने ये भी देखा था कौन कौन से हमारे सिम्टम्स थे, ठीक है। अब हम अपना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्यूनिटी, इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे अभी हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारा इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी आपका इस यहाँ पे क्या होता है, आप इसके यहाँ पे डेफिनेशन दे सकते हो क्या, दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट की जितनी भी ओवरऑल एबिलिटी होती है, ठीक है, क्या करती है, विच अगेंस्ट द फाइट ऑफ द पैथोजेंस, जितने भी पैथोजेंस होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं उनके अगेंस्ट जो फाइट करती है, ठीक है, तो वो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स होती है। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड इम्यूनिटी, वही हमारी इम्यूनिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने, दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट विच फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस, which fight against pathogens, ठीक है, या आप माइक्रोब्स बोल सकते हो। ये हो गया अब आपका, ठीक है। अब इसमें हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी बहुत टाइप की होती है, जैसे आपने पता है आपको एक्टिव, पैसिव, कौन कौन सी टाइप की होती है। इसमें आपको इनेट अब भी पता है आपको, और एक्वायर्ड भी पता है। तो हम इसमें आपके अभी देखते हैं और क्या क्या इसमें हमारा होता है। देखो नेक्स्ट इसमें आता है हमारा, ये आता है हमारा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी होती है हमारी, उसको अगर हम क्लासिफिकेशन के ब्याह पर देखते हैं तो अभी मैंने आपको बताया इनेट इम्यूनिटी होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है। इनेट को आप और भी क्या बोलते हो, नेचुरल और स्पेसिफिक बोलते हो, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे ये वाली आपकी जो इनेट होगी वो आपकी नॉन स्पेसिफिक होगी, जबकि जो एक्वायर्ड वाली होगी वो कैसी होगी, स्पेसिफिक होगी, ठीक है। अब इसमें हमारी इनेट जो होती है उसमें आती है स्किन, सीक्रेशंस, फेगोसाइट्स, REC, इन्फ्लेमेशंस, NK सेल्स होती है, इसमें इंटरफेरॉन्स होते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं जो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हमारे डिफरेंस भी हैं, उनको भी देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट से हमारे डिफरेंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपके ह्यूमोरल्स आते हैं एंड सेल मेडिएटेड आती है इम्यूनिटी आपकी, ठीक है। तो आपकी ह्यूमोरल में आपके B सेल्स आते हैं और सेल मेडिएटेड में आपके T सेल्स। ये आपको कैसे याद रहेगा, ये मैं आपको भी याद कराऊंगी, ठीक है, वो मेरे पे डिपेंड करेगा। अब देखिए आप, ये जो B सेल्स होती हैं, B सेल्स में आपकी बी मेमोरी सेल्स होती हैं, कुछ प्लाज्मा सेल्स होते हैं। अब प्लाज्मा सेल्स में भी कुछ इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स होती हैं हमारी, IgM, IgG, जस्ट अ मिनट, IgA हो गया, IgD हो गया एंड IgE हो गया। ये हमारी क्या है, इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम T सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी T हेल्पर सेल्स हो गई, T किलर सेल्स हो गई, T सप्रेसर सेल हो गए, T मेमोरी सेल्स। तो ये सारी हमारी T सेल्स हैं। तो सिर्फ अभी तक हमने इसका एक बेसिक क्लासिफिकेशन देखा कि अच्छा हमारी इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है, एक इनेट होती है जो कि नॉन स्पेसिफिक होती है, और एक्वायर्ड होती है एक सेकेंड वन, ठीक है। जो नॉन स्पेसिफिक होगी वो नेचुरल होगी, जो एक्वायर्ड होगी वो हम क्या करते हैं, वो बाहर से हम एक्वायर करते हैं, जैसे जो हमारी ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इसमें क्या आता है हमारा। अभी मैंने आपको बताया कि जो इनेट एबिलिटी या फिर इनेट आपकी यहाँ पे जो इम्यूनिटी होती है उसके कुछ बैरियर्स होते हैं। तो देयर आर द 4 बैरियर्स। फर्स्ट बैरियर इज फिजिकल बैरियर्स होता है, सेकेंड बैरियर इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, एंड थर्ड बैरियर आपका यहाँ पे सेलुलर होगा, ठीक है। थर्ड बैरियर आपका यहाँ पे सेलुलर है, एंड लास्ट जो आपका बैरियर होता है उसको बोलते हैं आपका साइटोकाइनिन बैरियर्स, ठीक है। तो आपसे डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा कि जो हमारे इनेट हमारी क्या होती है, यहाँ पे एक इम्यूनिटी होती है, उसके कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। और आपको बताना है फर्स्ट इज फिजिकल। तो पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स से समझाऊंगी, उसके बाद फिर हम यहाँ पे कुछ जो हमारा जो डायग्राम है उसके बिहाफ पर हम समझेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आता है हमारे इसमें फिजिकल बैरियर्स। तो जो हमारा फिजिकल बैरियर आता है उसमें हमारी सबसे पहले हमारा जो फिजिकल बैरियर के फॉर्म में जो काम करता है वो कौन करता है, एज अ स्किन। क्या करती है हमारी स्किन, ठीक है। तो फर्स्ट कौन होगी बेटा, स्किन हो गई, स्किन करेगी। अब स्किन पे क्या होता है, कुछ हमारे हेयरी लाइक सब्सटेंस होते हैं, हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ये भी बोल सकते हो स्ट्रेटम कॉर्नियम,
ये स्ट्रैटम कॉर्नियम टाइप के इसके सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी पे, हमारी बॉडी के आउटर सरफेस से प्रेजेंट होते हैं ऑफ द इपिथेलियल मेम्ब्रेन। आपको पता है जितनी भी हमारी आउटर मेम्ब्रेन पे या जितनी भी हमारी स्किन का या जो भी हमारी आउटर मोस्ट लेयर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इपिथेलियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो उस पे दीज सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, जो कि क्या करते हैं, जो जितने भी एंट्रीज मतलब माइक्रोब्स की एंट्रीज होती है उनको प्रिवेंट करते हैं। तो करा ना इसने यहाँ पे बैरियर का काम, उसने जाने ही नहीं दिया। अगर कोई भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी में डायरेक्टली एंटर नहीं करता तो वो कौन प्रोटेक्शन कर रहा है उसके लिए, फर्स्ट इज स्किन, जो कि फिजिकल बैरियर में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसमें हमारा क्या होता है, कुछ म्यूकस होता है। क्या होता है, सेकेंड अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूँ तो उसमें आता है आपका म्यूकस। अब म्यूकस भी आपके यहाँ पे अलग अलग रीजन से जनरेट होते हैं। कैसे, देखो, एक फर्स्ट तो आता है हमारे यहाँ पे रेस्पायरेटरी ट्रैक हो गया, ठीक है, रेस्पायरेटरी ट्रैक से होता है। सेकंड वन, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड वन की बात करते हैं तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल वाला जो रीजन होता है, इसोफेगस और जो हमारा सलाइवा वाला जो रीजन होता है वहाँ से होते हुए आगे जो पूरा स्टमक इंटेस्टाइन यहाँ तक जो जाता है, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, इसमें जो हमारा म्यूकस सीक्रेट होता है वो प्रिवेंट करता है। एंड लास्ट वन इज यूरोजेनाइटल, ठीक है, यहाँ से जितने भी हमारे म्यूकस सीक्रेट करते हैं, जैसे आपको पता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी हमारा एज अ म्यूकस रिलीज होता है जब हम इनहेलेशन करते हैं तो वहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको रोक लेते हैं ना। म्यूकस का क्या करता है कि आ जाओ भाई मेरे पास आ जाओ, ठीक है, मैं आपको जो भी मेरा जो अंदर वाला ऑर्गन है जो एज अ लंग्स है या एल्वियोलाई है या ब्रोंकियोल्स है उनमें वहाँ तक मैं आपको नहीं जाने दूंगा, ठीक है, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैं आपको यहाँ पे रखूँगा अपने पास। तो अगर वो उसको अंदर नहीं जाने देगा तो क्या नहीं होगा, डिसीज कॉज नहीं होगी, वो भी उसके लिए क्या हो गया, एज अ बैरियर की तरह काम कर गया, ठीक है। सेम एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जो हमारा म्यूकस होता है सेम यही काम करता है और ये भी हमारा कौन करता है, यूरोजेनाइटल भी यही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा फिजिकल बैरियर्स में हमारे दो थे, एक था स्किन एंड सेकेंड वन था हमारा म्यूकस। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर के में इसमें मैं आपको बताती हूँ। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपका क्या क्या काम करता है, देखो सेकेंड वन आता है आपका, हम इधर यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, सेकेंड वन आता है यहाँ पे आपका फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल में आपका आता है बेटा कुछ मतलब जो भी आपके जो कुछ केमिकल्स होते हैं ना वो उनका सीक्रेशन होता है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे एसिड इन स्टमक, फर्स्ट आ गया इसमें आपका एसिड इन स्टमक। स्टमक में जो भी आपका एसिड रिलीज होता है वो क्या करता है, वो इसमें यहाँ पे एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड वन की बात करते हैं, सलाइवा होता है, ठीक है, सलाइवा भी काम करता है हमारा यहाँ पे फिजियोलॉजिकली की तरह, ये भी इसको बैरियर की तरह काम करेगा। एंड इसमें हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा कुछ टीयर्स होते हैं। तो टीयर्स में हमारे क्या होते हैं, कुछ ऐसे लाइसोजाइम होते हैं, लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम होते हैं जो कि क्या करते हैं, विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द माइक्रोब्स, जो किसी भी फालतू ऑर्गेनिज्म या आप बोल सकते हो माइक्रोब्स को एंट्री परमिशंस नहीं देते, उनको एंट्री नहीं देते। अगर एंट्री दे देंगे तो फिर वो बैरियर किस बात के, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे फिजियोलॉजिकल में हो जाएंगे। अच्छा, इसको हम देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू। तो देखो डायग्राम में आपको क्या दिखता है, डायग्राम में सबसे पहले यहाँ पे आपका आई हो गया, ठीक है, तो आई से आपको समझ में आ गया यहाँ पे टीयर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे लाइसोजाइम हो गया, ठीक है। फिजियोलॉजिकल में अभी हमने पढ़ा, स्किन हमने अपना फर्स्ट में पढ़ा था जो हमारा फिजिकल बैरियर था, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चरल बैरियर है, स्वेट सीबम हो गया इसका, लैक्टिक एसिड हो गया, ये तो सारे हमारे कुछ एसिड वगैरह हो जाएंगे। सिर्फ हमें अपना मेन ये ऑर्गेन्स याद करने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे टीयर्स हो गया इसमें आपके। इसके बाद देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक में अभी हमने देखा कि जो हमारा ये क्या हो गया ट्रैक, जो कि म्यूकस वाला पार्ट है, ठीक है। एक जीआई ट्रैक ही आपका क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, क्लियर। नेक्स्ट एक आ गया यहाँ पे हमारा यूरोजेनाइटल ट्रैक। तो ये हमारे क्या थे सब, ये हमारे फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा सेलुलर बैरियर। तो सेलुलर बैरियर में क्या होते हैं, सेलुलर बैरियर्स में आपके यहाँ पे WBCs होते हैं। क्या होते हैं, WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स आपने पढ़ी हैं। अब इसमें आपने इसकी ये सारे स्ट्रक्चर से तो आप इतना अननोन हो ही है ना, क्योंकि आप लोगों ने 11th वाली बायो पढ़ी है, उसमें आपने यहाँ पे जो भी आपका ये वाला चैप्टर था सर्कुलेटरी सिस्टम वाला, उसमें आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपके इसमें मास्ट सेल आ जाएंगी, नेचुरल किलर सेल, ये जो अभी आप यहाँ पे देखकर आए थे ना NK सेल जो दिया हुआ था,
NK सेल की फुल फॉर्म ही आपकी ये क्या है, नेचुरल किलर सेल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये आपका मोनोसाइट हो गया, मैक्रोफेजेस हो गए। मैक्रोफेजेस भी क्या करते हैं, ऐसा WBC की तरह ही होते हैं, जितने भी वेस्ट आपके पैथोजेंस होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं उनको ये ईट अप कर लेते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। एंड कुछ ये डेंड्राइटिक सेल्स हो गई। डेंड्राइटिक सेल्स न्यूरॉन से जो डेंड्रॉन्स के आती हैं वही है हमारी ये न्यूट्रोफिल्स हो गई, ये बेसियोफिल्स हो गई, ये एसिनोफिल्स हो गई। आपने इनके फंक्शंस अलग अलग पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अब ये क्या काम कर रहे हैं, ओनली एज अ सेलुलर बैरियर की तरह काम कर रहे हैं। जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको प्रिवेंशन करते हैं, उनकी प्रिवेंट करते हैं, उनको अंदर आने से मतलब अंदर आने से रोक देते हैं, अंदर नहीं आने देते, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए, नेक्स्ट आता है इसमें हमारा साइटोकाइनिन बैरियर। अब साइटोकाइनिन बैरियर के लिए आपका जो एक वर्ड है वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमारी क्या होती है। सपोज पे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपको समझाती हूँ। सपोज यहाँ पे हमारी ये कुछ क्या है, लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। दीज आर लिविंग सेल्स। अब फर्स्टली क्या होगा, दीज आर अफेक्टेड बाय सम वायरस। अब ये क्या हुआ, कुछ वायरस के थ्रू अफेक्टेड हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे कोई वायरस आ गया इस तरीके से, ठीक है। सब ऐसे मान लिया। अब ये इस वायरस ने क्या करा, इसको आके अफेक्ट कर दिया। जब इन वायरस ने इसको अफेक्ट कर दिया ना, अभी तो हमारी ये नॉर्मल सेल्स थी, जब ये नॉर्मल सेल्स थी तो दीज प्रोड्यूस अ प्रोटीनेशियस सब्सटेंस। एक ये प्रोटीनेशियस सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, उस प्रोटीनेशियस सब्सटेंस का नाम होता है इंटरफेरॉन। क्या होता है, इंटरफेरॉन, ठीक है। इंटरफेरॉन आप बोल सकते हो। तो इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करती हैं। एंड क्या होता है फिर बाद में, जब नेक्स्ट टाइम दीज यही वाला वायरस, दीज वायरस आर ऑल्सो अफेक्टेड सेकेंड टाइम ऑफ द सेम टाइप ऑफ सेल्स। जब सेम टाइप ऑफ सेल्स को जब ये अफेक्ट करता है ना, तो क्या होती है, ये जो इंटरफेरॉन होती है ना, ये अलर्ट हो जाती है और उसको ये रिकॉग्नाइज कर लेती है कि अच्छा ये वही उसी टाइप का वायरस है जिसने हमको पहले बार अफेक्ट किया था, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये इसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देती हैं। आप एक बात ये और समझ सकते हो कि जब ये नॉर्मल सेल थी, जब ये वायरस इसको आके अफेक्ट कर रहा था तो उसको पता ही नहीं था कि भाई कौन सा वायरस है। जैसे कि अभी आपने केस देखा था, कोरोना की कंडीशन थी, तो कोरोना की कंडीशन में क्या हुआ था, जो भी वायरस आके अफेक्ट कर रहा था उसकी क्या हो रही थी, मतलब एक आप बोल सकते हो कि उसके लिए कोई भी आप थेरेपी प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं प्रिपेयर कर पा रहे थे, उसके लिए पता ही नहीं था वो किस टाइप का एंटीजन है ना, वो हमारी बॉडी के लिए एकदम न्यू था। तो जब धीरे धीरे हम उसे रिकॉग्नाइज करते गए, धीरे धीरे हम उसे पहचानते गए कि अच्छा ये इस टाइप का है, इसके ये सिम्टम्स आते हैं, देन फिर हमारी बॉडी में मतलब उसके अगेंस्ट आप बोल सकते हो कि ऐसे केमिकल का सिक्रेशन होता गया कि जो उसको रिकॉग्नाइजेबल इजीली से कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है सारा। इंटरफेरॉन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली यहाँ से पूछ लेता है कि इंटरफेरॉन क्या है, ठीक है। साइटोकाइनिन बैरियर में आपका क्या आता है, देखिए ये आपकी सपोज ये कोई सेल है, ये क्या हो गई आपके यहाँ पे, ये कोई भी सेल हो गई, ठीक है। अब ये सेल है, ये सेल क्या करेगी, ये वायरस आया उसको अफेक्ट करा, यहाँ पे इसने क्या करा, एक इंटरफेरॉन मतलब जो सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब देखो क्या कहता है यहाँ पे, सिग्नल्स नेबरिंग अनइन्फेक्टेड सेल्स टू डिस्ट्रॉय RNA एंड रिड्यूस द प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जो उसकी जो नेबरिंग वाली जो सेल्स थी उसने क्या करा, उसने RNA को डिस्ट्रॉय कर दिया एंड रिड्यूस कर दिया प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट, सिग्नल्स नेबरिंग इन्फेक्टेड सेल्स टू सेल अंडरगो एपोप्टोसिस। अब क्या हुआ, जो उसकी जो नेबरिंग और जो सेल्स थी उसने क्या करा, वो एपोप्टोसिस पे चले गई। एपोप्टोसिस का मीनिंग होता है उसको ईट अप करना, उसको खाना शुरू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिवेटेड इम्यूनोसेल। इम्यूनोसेल एक्टिवेटेड कब होगी, जब ये क्या प्रोड्यूस करेगी, जब यहाँ पे ये प्रोड्यूस करेगी इंटरफेरॉन। क्यों, अब ये नेक्स्ट टाइम उसने जब उसको अफेक्ट करा तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी कि अच्छा ये उसी टाइप का वायरस है जो जिसने मुझे फर्स्ट टाइम अफेक्ट करा था, ठीक है। ये आपका आता है इसमें साइटोकाइनिन बैरियर में। तो ये हमारे कुछ 4 बैरियर्स थे, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइनिन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, ये कुछ बेटा आपके यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो कि आपकी NCERT के ही हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड इसलिए लाए क्योंकि अब आपका काम क्या है, आपको रिटर्न में करना है, ठीक है। आप साथ साथ पिक्चर्स भी समझिए, बट मेन कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी पे भी आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो कैसी होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, ये मेमोरी पे कैरेक्टराइज्ड है, ठीक है। दिस मीन्स अवर बॉडी व्हेन इट्स एनकाउंटर्स अ पैथोजेंस फॉर अ फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज लो इंटेंसिटी। अभी हम थोड़ी देर पहले अभी पढ़कर आए, कोई भी वायरस हमारे सेल को जब अफेक्ट करता है, दैट मीन्स हमारी पहले के कंपैरिजन में ये बात कर सकते हैं तो हमारी इंटेंसिटी कैसी होती है, थोड़ी सी लो होती है।
मतलब आप बोल सकते हो उससे डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रही बेटा। तो जब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी तो वो रिस्पॉन्स कैसा होगा, एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्स। कैसा होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट, द सेम पैथोजेंस इलिक्ट्स अ हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एमिनेस्टिक रिस्पॉन्स। दिस इज ascribed to the fact that our body appears to have the memory of the first encounter। मतलब अब उसको क्या हुआ, उसको याद आ गया कि अच्छा इसी ने मुझे पहले भी अफेक्ट करा था, ये पहले भी मेरी बॉडी में इसने एंट्री करी थी, ठीक है। तो वो क्या कर लेगा, उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। सारा इसका सेम मीनिंग यहाँ पे यही है। नेक्स्ट आता है, इसमें आता है हमारा कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये जितने भी सारे हमारे इम्यून रिस्पॉन्स आते हैं तो वो हमारे 2 टाइप के रिस्पॉन्स से आते हैं, ठीक है। एक आता है हमारे यहाँ पे प्राइमरी रिस्पॉन्स, मतलब एक टी लिम्फोसाइट्स आती हैं और एक हमारी बी लिम्फोसाइट्स आती हैं। तो इसमें हम यहाँ पे हमारा क्या है, देखो बी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट। तो जो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है, देखो कि बी लिम्फोसाइट जो होता है वो एक्ट एज अ आर्मी, एक्ट एज अ आर्मी। ये कैसे एक्ट करता है, एज अ आर्मी मैन की तरह एक्ट करता है, ठीक है, आर्मी मैन की तरह करेगा। एंड इट्स प्रोड्यूस द एंटीबॉडी, और ये क्या करता है, एक एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसका सेकंड फंक्शन क्या है, यहाँ पे प्रोड्यूस अ एंटीबॉडी, ठीक है। आपको एंटीजन एंटीबॉडी तो पता है ना, एंटीजन्स हमारे जो भी फॉरेन बॉडीज होगी, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होंगे जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं एंड कॉज अ डिसीज कॉज करते हैं। एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करती है, ठीक है। अब वो एंटीबॉडी कहाँ प्रिपेयर हो रही है, वो कर रहा है आपका बी लिम्फोसाइट। अभी मैंने आपको बोला कि आप बोलोगे कि एक्ट एज अ आर्मी मैन, ये कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ आर्मी मैन की तरह एक्ट कर रहा है। आर्मी मैन क्या करते हैं, फाइट ही तो करते हैं, ठीक है। जब कोई भी लड़ाई हो जाती है कहीं पे भी तो क्या करते हैं, फाइट करना शुरू कर देते हैं, प्रोटेक्शंस करते हैं, ये भी आप बोल सकते हो। तो सेम एज ये क्या करेगा, एंटीबॉडीज की प्रोटेक्शंस करेगा, ठीक है। आगे जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स आप बोलोगे ये कांट एंटीबॉडी प्रोड्यूस, ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। बट इट्स अ सपोर्टर सेल, आप ये बोल सकते हो सपोर्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करने में इसको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कांट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते बट ये हेल्प करते हैं। मैं डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि इट्स अ सपोर्टर सेल या इट्स एक्ट एज अ सपोर्टर सेल्स, ये सपोर्टर सेल की तरह एक्ट करते हैं, तो ये भी हमारा ठीक होगा यहाँ पे, ठीक है। सपोर्टर सेल्स उसको फॉर्म करने में आगे हेल्प करेगा। तो हमने यहाँ पे बी लिम्फोसाइट पढ़ा, टी लिम्फोसाइट पढ़ा। इसके आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे, अब आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें आपका, ठीक है। देखो उसको, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप होता है, किस टाइप से, एक तो आपको डायरेक्टली दे देगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब जितने भी आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन ये पढ़ रहे हो, इसे सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपको अभी डायग्राम से नहीं भागना। अगर आप लोग डायग्राम से भागोगे ना तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। क्यों, बहुत से सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। लास्ट टाइम भी बच्चे भागते थे कि हमें डायग्राम नहीं बनाना, ठीक है, डायग्राम नहीं बनाना, वहाँ आपको लेबलिंग दे दी। सेम एज यहाँ पे भी आपको लेबलिंग दे देगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लेबलिंग नहीं दे, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप कर ले कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। क्या करोगे फिर तो बनाना पड़ेगा ना। तो आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर्स की आपको कोई भी स्ट्रक्चर, बायो में कोई भी स्ट्रक्चर आपको नहीं छोड़ना। अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो अच्छी बात है, आपकी आर्ट अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलो इसमें अब देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी का हमारा स्ट्रक्चर है। इसमें आपको देखो मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, ये हमारा यहाँ पे एन टर्मिनल है। एक सेकेंड, अगर आपको यहाँ पे ये कलर विजिबल हो पा रहा हो तो ये देखो, ये आपका यहाँ पे एन टर्मिनल है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल एंड दिस इज द सी टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। अब आपको याद आ रहा होगा, मैं अगर इस पॉइंट में मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखती हूँ, मैंने इसमें यहाँ पे लिखा कि इट इज़ अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये क्या है हमारा, इट इज़ अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स। ये हमारा प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स। अब जब प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स है तो हमें पता है इट इज मेडअप ऑफ आप बोल सकते हो अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये कैसे बना हुआ है, बहुत सारे यहाँ पे हमारे क्या बने हुए हैं, ऐसे कर करके अमाइनो एसिड बने हुए हैं। जब अमाइनो एसिड मिलके बने हुए छोटे छोटे स्मॉल के पार्टिकल्स अमाइनो एसिड के, तभी तो वो मिलके एक प्रोटीन बना दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर्स है। अब आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा जो प्राइमरी आपका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स है वो आपका यहाँ पे एन टर्मिनल टू आपका यहाँ पे सी टर्मिनल स्टार्ट होता है ना। तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने इसीलिए यहाँ पे इसको एन लिखा और यहाँ पे मैंने इसको सी लिखा, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट में आप इस यहाँ पे बताओगे इसको, और भी पता है क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं H2 एंड L2 स्ट्रक्चर। इस H2 L2 का मीनिंग क्या है? H2 का मीनिंग होता है हैवी, H2 का मीनिंग क्या है यहाँ पे हमारी हैवी, ठीक है बेटा, एंड L का मीनिंग हो गया यहाँ पे हमारा लाइट, ठीक है। तो H2 एंड L2, हैवी का मतलब हो गया यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख देती हूँ 2 हैवी एंड 2 लाइट, ये चेन है, ठीक है, 2 हैवी 2 लाइट चेन। कौन कौन सी है? देखिए मेरा यहाँ पे मेरा मार्कर देखना कहाँ जा रहा है, ये वाला जो है ये आपका यहाँ पे लाइट चेन है, देखो ये बता रहा है ना, ये रहा आपका लाइट चेन, ठीक है। और सेम एज यहाँ पे आपका यहाँ पे ये बता रहा है, देखो ये रहा ये वाला, ये बाहर वाला, ये आपका कौन सा हो गया जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, ये भी आपका लाइट चेन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये वाला, यहाँ से लेके पूरा, यहाँ से लेके ये, और ये जो आ रहा है, ये जो पूरा नीचे तक आ रहा है ये, ठीक है, ये कैसा हो गया, ये हैवी हो गया। और सेम एज यहाँ से लेके ये, और ये वाला ये भी क्या हो गया, हैवी हो गया। तो हमें क्या पता चला इसमें, यहाँ पे हमारे 2 हैवी, देखो मैं ऐसे यहाँ पे बना दे रही हूँ, ऐसे करके ये ऐसे मैंने अलग आपसे मार्कर से बना दिया, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये हमारे यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, देखिए ये हमारे हो गए स्मॉल वाले आप बोल सकते हो, या लाइट भी आप बोल सकते हो उसको। और ये जो ग्रीनिश से मैंने बनाए हुए हैं ये हमारे हो गए हैवी वाले, ठीक है। इसमें अब आप क्या होता है, यहाँ पे ये जो हमारे एंटीबॉडीज होती है, इसके जो मतलब ये पूरी जो चेन बनी हुई है, इसकी जो चेन बनी हुई है ना, देखो ये जो कनेक्टेड है ना, आप बोलोगे विद अ सल्फर, मतलब ये सल्फर कंटेनिंग, दीज एंटीबॉडीज आर कंटेनर सल्फर मोलिक्यूल्स, ये सल्फर के मोलिक्यूल्स को कंटेन करके रखती है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैं यहाँ पे थोड़ा ही लिख रही हूँ, सल्फर मोलिक्यूल्स को कंटेन करके रखेगी। ये सल्फर हो गया यहाँ पे हमारा, यहाँ लिख दिया मैंने पूरा सल्फर, ये लो खुश, ठीक है, ये सल्फर लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो सल्फर मॉलिक्यूल्स कंटेन करके रखेगा ना, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो आपस में जो कनेक्टेड है ना, इस तरीके से ये वाला, या फिर ऐसे करके जो कनेक्टेड है, तो आप बोलोगे जब ये सल्फर और जो सल्फर कनेक्ट होगा विद अ डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बात ये देख रहे हो, यहाँ पे ये वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेंज, इसने बोल दिया ये वेरिएबल, ये चेंजेस होती रहती है, सेम एज यहाँ पे भी ये वेरिएबल है जो ग्रीनिश वाली है, ठीक है। और हैवी चेन का ये जो अपर वाला पार्ट होता है, दोनों ही रीजन में अपर वाले पार्ट कैसे होंगे, वेरिएबल होंगे, जबकि जो नीचे वाले जो पार्ट होंगे ये आप देख रहे हो यहाँ पे कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन जो फिक्स्ड है। लाइट चेन में भी होगा नीचे वाला रीजन, सेम एज हैवी रीजन में या हैवी चेन में भी आप बोलोगे कि कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन का, ये वाला रीजन है, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पे देखा, अच्छा इसमें आपको कुछ पॉइंट्स और भी ऐड करने हैं, कुछ पॉइंट्स ऐड क्या करने हैं, देखो इसमें आप बताओगे कि ये जो हमारे यहाँ पे हमने अभी बोला कि हमारे अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स में मिलके बने हैं, इसमें हमारे कौन से सबसे ज़्यादा अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पे सिस्टोसिन होता है, ठीक है, एंड मेथियोनिन होते हैं। कौन से होते हैं हमारे यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे हमारे होते हैं सिस्टोसिन, या आप सिस्टेनिन बोल सकते हो ना, सिस्टेनिन एंड प्लस मेथियोनिन, मेथियोनिन। तो दीज आर 2 अमाइनो एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन अ एंटीबॉडी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। स्ट्रक्चर्स के जो हमारा एंटीबॉडी वाला स्ट्रक्चर्स है उसमें हमारे अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें आपको यहाँ पे 4-5 पॉइंट ही दे देना है, आपको इस स्ट्रक्चर्स को बता देना है कि एन टर्मिनल से सी टर्मिनल स्टार्ट होता है, एन टर्मिनल वाला जो अपर वाला पोर्शन होता है वो आपका वेरिएबल होगा, लाइट चेन के लिए भी एंड हैवी चेन के लिए भी, बट जो इसका जो मतलब कांस्टेंट या जो डेवलप वाला रीजन होगा वो तो कांस्टेंट होगा, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ये डाइसल्फाइड ब्रिज, अभी हमने पढ़ा था ना कि ये रहा, ये जो डाइसल्फाइड ब्रिज वाला भी हमने पढ़ा था कि जो सल्फर से जो कनेक्टेड होगा वो जो बॉन्ड लग जाएंगे उसके बीच में डाइसल्फाइड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आता है इसमें हमारा। अब इसमें आगे हमारे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें हमारी कुछ इम्यूनिटी होती है, एक होती है हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो इसमें देखो अभी हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें भी हमने सेम यही पढ़ा था। तो देखो इसमें आपको कैसे याद रहेगा, आप CT से याद रखना, ठीक है, और आप याद रखना एक HB आपने हीमोग्लोबिन तो पढ़ा ही है, ठीक है। CT मीन्स क्या हो गया, क्लास टेस्ट, ठीक है। अब आपको ऐसे याद रहेगा कि जो आपकी सेल मीडिएटेड होती है वहाँ पे आपकी T लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है, जबकि जो आपका ह्यूमोरल होता है वहाँ पे आपकी B लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें देखिए नेक्स्ट आपका क्या बताना है यहाँ पे आपको कि मेन सेल इन्वॉल्व, कौन सी सेल इन्वॉल्व होती हैं, तो इसमें आप यहाँ पे बताओगे कि ह्यूमोरल में हो गई आपकी B लिम्फोसाइट्स, सेल मीडिएटेड में हो गई आपकी T लिम्फोसाइट, ठीक है।
नेक्स्ट, वेयर डज सेल डेवलप, कहाँ पे डेवलप करती हैं? प्रोड्यूस एंड मैच्योर इन बोन मैरो। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी आपकी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, कहाँ पे मैच्योर होती है, आपको बताना है बोन मैरो में। और ये आप कभी भूलोगे नहीं, मैंने आपको बता दिया, हीमोग्लोबिन से आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या बताओगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कि प्रोड्यूस इन अ बोन मैरो। बोन मैरो में तो प्रोड्यूस होती है बट मैच्योर इन अ थाइमस ग्लैंड, लेकिन मैच्योर कहाँ पे होती है? थाइमस ग्लैंड में। तो सीटी से आप याद रखोगे, क्लास टेस्ट से याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज, इसमें एंटीबॉडीज होती हैं, इन्वॉल्व प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज। यहाँ पे प्रोडक्शंस का मतलब जो प्रोडक्शंस होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है इसका। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे डजंट इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबॉडी। अभी मैंने आपको बताया था ना, जो टी सेल थी वो सपोर्टर थी और जो बी था वो आर्मी मैन की तरह काम कर रहा था, है ना। तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी बट ये नहीं करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, हाउ आर पैथोजेंस आइडेंटिफाई। पैथोजेंस को कैसे आइडेंटिफाई करती हैं ये सेल्स? आप बताओगे वाया एंटीजेंस फ्लोटिंग इन द ब्लड। ब्लड में जो एंटीजेंस फ्लोट करते हैं उनके थ्रू रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। नेक्स्ट, वाया एंटीजेंस ऑन अ सरफेस ऑफ द इन्फेक्टेड सेल्स। सेल जो इन्फेक्टेड सेल्स है उसके सरफेस पर, ये तो ब्लड में जो फ्लोट करती हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उन एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, ये जो इन्फेक्टेड होती है उसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ आर पैथोजेंस किल्ड। पैथोजेंस को कैसे किल करती हैं? बाय एंटीबॉडीज की तरह करती हैं। ये क्या करती हैं? बाय स्पेशलाइज्ड किलर टी सेल्स। इनमें कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ के जो होती हैं वो क्या होती हैं? किलर टी सेल्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू दे सेल्स डिवाइड वंस दे आर स्टिमुलेटेड। किस तरीके से ये स्टिमुलेट कर देती हैं? आप बताएंगे सेल डिवाइड इनटू आइदर प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स में डिवाइडेड हो जाती हैं, जबकि इनका क्या होता है? सेल डिवाइड्स इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड टी सेल्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंस के फॉर्म में भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आपको क्या डिफरेंस है, या कहाँ से कैसे प्रोड्यूस होती है, किसका क्या फंक्शन होता है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, ठीक है। आगे आइए, आगे देखते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ये आता है आपका यहाँ पे ह्यूमरल और एक आता है यहाँ पे आपका सेल मीडिएटेड। तो ह्यूमरल में आपको क्या बताना है कि इन्फेक्ट एंटीजन, सपोज कोई भी एंटीजन इन्फेक्ट हो गया, ये आपके बी सेल आ गया, HB, बार बार याद रखना, HB से याद रखोगे तो याद रहेगा, अदरवाइज फिर मिसमैच कर दोगे। सेल मीडिएटेड से क्या याद रखोगे? क्लास टेस्ट से याद रखना, CT। तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी ये टी लिम्फोसाइट्स अटैच्ड हो गई। तो ये क्या कह रहा है? एंटीजन इनग्लफ्स एंड द डिस्प्लेड बाय द फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स और पिनेकोसाइट्स कुछ होते हैं हमारे, मैक्रोफेज की तरह करते हैं। ये क्या करते हैं? ये इनग्लफ कर लेते हैं किसको? एंटीजन्स को, क्लियर। तो यहाँ पे हमारी प्लाज्मा सेल्स पे अफेक्ट करेगी, मेमोरी सेल पे करेगी, जबकि ये किस में करेगी? मेमोरी TS सेल पे करती है, मेमोरी TC सेल्स पे करती है, एंड एक्टिव हो जाती है यहाँ पे हमारी TC सेल। TC का मतलब हो गया सेल मीडिएटेड, क्लियर है। नेक्स्ट, और H का मतलब हो गया हमें हमारा ह्यूमरल सेल्स। सीक्रेट एंटीबॉडीज दैट डिफेंड्स अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस। ये जो ह्यूमरल होता है वो एंटीबॉडी को सीक्रेट करता है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर्स को क्या करता है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर जो एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स बोल सकते हो, पैथोजेंस बोल सकते हो, ठीक है, उनके अगेंस्ट डिफेंस का काम करता है। नेक्स्ट, इसमें क्या करता है? डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्टेड सेल्स, कैंसर सेल्स एंड द ट्रांसप्लांट टिश्यूज। जो भी बेटा हमारी जब डैमेज, जैसे सपोज कोई भी ऑर्गेन्स हमारा जब डैमेज हो जाता है ना किसी भी ह्यूमन बीइंग में, जब वो ऑर्गेन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वहाँ पे हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स ही काम करती है, ठीक है। वहाँ पे हमारी क्या करती है? अभी आगे ना ट्रांसप्लांट टिश्यू हो, ट्रांसप्लांट ऑर्गन हो, तो वहाँ पे हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही काम करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या आता है? ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में देखिए क्या आता है? बाइंड विद एंटीजेंस। ये यहाँ पे हमारी कोई भी सेल्स हुई, एंटीजेंस के साथ बाइंड हुई, एक्टिवेशन हो गया, मतलब यहाँ पे अब ये पैथोजेंस आ गए। पैथोजेंस आपको पता है आके क्या करेंगे? डिसीज ही कॉज करने वाले हैं, ठीक है। आ गए, अब इसने क्या कर लिया? अपने आपको प्रोलिफरेट करना शुरू कर दिया, मतलब रेप्लिकेशंस अपने बहुत सारे नंबर्स ऑफ इंक्रीमेंट करना शुरू कर दिया। ये रेप्लिकेशन हो गया यहाँ पे। देन डिफरेंशिएशन। यहाँ पे क्या होगा? ये डिफरेंशिएशन अलग अलग सेपरेट आउट हो जाएंगी, जैसे प्लाज्मा सेल्स में हो गई, कुछ एंटीबॉडी हो गई, मेमोरी सेल्स हो गई, इस तरीके से। अब यूनिक बॉडीज एंड दैट बाइंड्स विद द एंटीजेंस। अब कुछ यूनिक एंटीबॉडीज होंगी जो कि एंटीजन से बाइंड हो जाएंगी। तो ये किसका काम था? ह्यूमरल इम्यूनिटी का। आपको सिर्फ यहाँ पे ये मेरा जो समझाने का मोटिव था, ये सिर्फ आपको डायग्राम बेस पे था ताकि आपको इजीली से समझ में आ जाए, यहाँ से आपको कुछ पॉइंट समझ में आए। मेन मेरा कंसर्न आपको समझाना यही है, आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपका ये पॉइंट नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्टली बेटा क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में क्या है देखो,
नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप बोलोगे मैम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रही हैं, पता नहीं कितने कराएंगे, है ना, लेकिन आप रियली मैं बोल रही हूँ, आप ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे पक्का देखने वाले हो अपने पेपर में, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से करना है इस चीज़ को। देखिए फर्स्ट आता है हमारे यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। जैसे हमने अपना वन शॉट लेक्चर करा था ना, सेम उसी टाइप से अपना बहुत सारे जितने भी आपके सारे क्वेश्चंस आए हुए होंगे ना प्रीवियस ईयर, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ ये चीज़ आती है और ये काफ़ी टाइम बाद पूछी गई है, ठीक है। चलिए आता है आपका एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी आउंस इम्यूनो सिस्टम। जो हमारी बॉडी आउंस खुद ही प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं हम एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज को एडमिनिस्ट्रेट करना, ठीक है, इनटू द होस्ट में, वो हमारी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। नेक्स्ट लेटेंट पीरियड्स वैराइंग फ्रॉम फ्यू डेज टू वीक। अब एक्टिव इम्यूनिटी का क्या हो सकता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है ना वो डिफरेंट हो सकता है, बट यहाँ पे क्या आप बोलोगे कि नो लेटेंट पीरियड, इसका कोई पीरियड नहीं होता। नेक्स्ट इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इज प्रेजेंट। यहाँ पे आपकी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे आप बोलोगे कि नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट। नेक्स्ट लॉन्ग लास्टिंग, अभी हम पढ़ कर आए फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स, मतलब कुछ वीक्स तक भी होगी, ये कैसी होगी, तो लॉन्ग लास्टिंग। जबकि ये क्या होगी, लास्ट फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, इसकी बहुत पैसिव इम्यूनिटी बहुत शॉर्टेस्ट होगी। जब इसकी शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है तभी तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इसकी कोई मेमोरी पावर इस पे प्रेजेंट नहीं है ना, यहाँ पे तो प्रेजेंट थी क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग थी, और यहाँ पे आपकी कोई नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, तो मेमोरी प्रेजेंट है ही नहीं इसमें, तो इसीलिए ही नहीं कर पाता। नेक्स्ट देखिए मोर इफेक्टिव एंड कन्फर बेटर प्रोटेक्शंस। ये मोर इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू पैसिव इम्यूनिटी के। मोर इफेक्टिव होगी, बेटर प्रोटेक्शंस भी कर पाएगी, ये लेस इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट देखिए नॉट यूजफुल इन इम्यूनो डेफिशिएंटी इन इंडिविजुअल्स। जो भी इम्यूनो डेफिशिएंट जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा ये यूजफुल नहीं होती। आप बोलोगे यूजफुल इन इम्यूनो डेफिशिएंट होस्टेस, ये अलग अलग होस्टेस के लिए इम्यूनो डेफिशिएंस हो सकती है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे इसमें डिफरेंस पढ़ा एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी में। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इसमें हम कुछ अपने इस पे पिक्चर से भी हम समझ पा रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है जो कि हमारी नेचुरल होती है एज अ इन्फेक्शन, आर्टिफिशियल होगी एज अ वैक्सीनेशन, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी में आप देखोगे नेचुरल होगी आपकी यहाँ पे मैटरनल एंटीबॉडीज होती हैं, एंड जो आर्टिफिशियल होता है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आता है आपका यहाँ पे क्लोस्ट्रम। इसकी पिक मैंने आपको इसलिए लगाई है, ये आपसे डायरेक्टली एक नंबर के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोस्ट्रम जो होता है, क्लोस्ट्रम क्या है, किस टाइप का होता है, क्यों इसे लेना असेंशियल होता है, ठीक है। क्लोस्ट्रम आप बोलते हो कि जो फर्स्ट मतलब जब मदर जो होती है वो प्रेग्नेंट, मतलब उनकी जो आप बोल सकते हो प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट जो अपना मिल्क जो प्रोड्यूस कराती हैं, प्रोड्यूस नहीं आप ये बोल सकते हो डायरेक्टली वो फीडिंग कराती हैं, ठीक है। तो जो वो फीडिंग कराती है ना, उसी जो मिल्क को क्या बोलते हैं, ऐसा क्लोस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोस्ट्रम, ठीक है। बोलते हैं ना क्लोस्ट्रम इज अ मोर असेंशियल्स फॉर अ जो यंग वंस होता है, ठीक है, उनके लिए बहुत असेंशियल होता है। तो कितने टाइम का मिल्क होता है, ये फर्स्ट मिल्क होता है, फर्स्ट टू थर्ड डे, मतलब 3 दिन तक के आसपास का होता है। ये क्रीमी येलो होता है, लिक्विड, कंसीडर द फर्स्ट चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। ये बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, चाइल्ड को इम्यूनाइजेशन करता है, क्योंकि आपको पता है वो जो अभी जो सॉफ्ट आपका जो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट की उसकी सॉफ्टनेस मेम्ब्रेन्स है, मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, यंग वंस की बात कर रही हूँ। जो भी छोटा सा आपका इन्फेंट आया है, इन्फेंट मतलब जो शिशु, तो डॉक्टर बोलते हैं ना उसको कि शिशु है, तो वहाँ पे उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, वो बहुत जल्दी आपकी क्या कर सकती है, किसी भी एंटीजन से अफेक्ट हो सकती है, मतलब किसी भी फॉरेन बॉडी से अफेक्ट हो सकती है। तो अब उसमें तो इतनी कैपेसिटी है नहीं कि वो अपने आप ही फाइट कर ले, या उसके अंदर अभी इतनी सारी सेल भी डेवलप नहीं है, तो वो क्या करता है, तो उसके लिए जो क्लोस्ट्रम जो होता है वो एज अ हेल्प करता है, ठीक है, वो इसकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि फर्स्ट चाइल्ड की इम्यूनाइजेशन होती है, वो उसमें क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूल्स होती है, क्लियर है। ट्रांजिशनल मिल्क 2 to 4 डेज होता है आफ्टर बर्थ के बाद। ब्रेस्ट मिल्क विद सम क्लोस्ट्रम। मैच्योर मिल्क जो हो जाता है वो 7+ डे के बाद, बाकी फिर आगे तो उसको वो मतलब न्यूट्रिशन मिलता ही रहता है। बट ये जो होता है आपको एज अ पूरी क्या प्रोवाइड कराती है, मदर के मिल्क से एज अ इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, इम्यूनिटी, ठीक है, विच अगेंस्ट द फाइट, अगेंस्ट मतलब विच क्या करती है, फाइट करती है अगेंस्ट द पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करती है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज एंड सोर्सेज बाय कलर्स। यहाँ पे मैंने आपको कुछ एंटीबॉडीज यहाँ पे शो की हुई हैं, जिसमें आपको यहाँ पे पता है एक IgA होता है, एक IgG होता है, एक IgM, IgD, IgE। तो यहाँ पे हमारी कुछ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, जिसमें आप देखेंगे कि आपकी पैसिव इम्यूनिटी है फॉर क्लोस्ट्रम के लिए एंड ब्रेस्ट मिल्क के लिए IgA। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पुट अप हो जाता है कि क्लोस्ट्रम में आपकी एक्टिव इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है पैसिव इम्यूनिटी होती है, कौन सी होती है? IgA। नेक्स्ट IgG से आपको क्या रखना है? पैसिव इम्यूनिटी होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये भी सीक्रेट होती है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा ये छोटा सा एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट देखिए IgM, IgD, IgE, ये एक्वायर्ड होती है, वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी होती है। क्लियर है? यहाँ पे अभी हमें डायरेक्टली किसी के फंक्शन नहीं पढ़ने, क्योंकि आते भी नहीं है, पूछे भी नहीं जाते। तो यहाँ से बस डायरेक्टली आपको 1-2 पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि IgA, IgM पैसिव होती है, एक्वायर्ड होती है, कैसी होती है, कब यूज़ की जाती है, बस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशंस एंड इम्यूनाइजेशंस। इसको पढ़ने से पहले मैं अभी आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, जो कि आपके पॉइंट्स डायरेक्टली आपके किसके हैं? NCERT वाले। तो वो पहले हमें उस पर फोकस बहुत अच्छे से करना है। देखो, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन में हमारा क्या है? The principle of immunization, vaccination is based on the property of memory of immune system। जो इम्यून सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ है, या जो हम वैक्सीनेशन कराते हैं या इम्यूनाइजेशंस कराते हैं, वो किस पे डिपेंड करती है? मेन डिपेंड करती है हमारी मेमोरी पे। हमारी जो सेल की मेमोरीज होती हैं उन पर सारी कहानी इंटरफेरॉन के आसपास ही घूम रही है, उसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा द वैक्सीन्स ऑल्सो जनरेट मेमोरी, BNT। जो वैक्सीन है वो क्या जनरेट करता है? B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजेंस, जो कि पैथोजन को क्या कर लेते हैं? रिकॉग्नाइज कर लेते हैं क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर्स एंड ओवरवेल्म द इन्वेडर्स विद द मैसिव प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबॉडी। जब बहुत ज़्यादा जब उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो क्या करेंगे? मैसिव प्रोडक्शंस करते हैं एंटीबॉडीज का अगेंस्ट द एंटीजेंस के, ठीक है। कौन प्रोड्यूस करता है? B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स। अभी हम पढ़कर आए हैं। आगे देखिए, इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम deadly microbes to which quick immune response is required as tetanus। मतलब कोई भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन होता है किसी भी माइक्रोब से, तो उसमें क्या होता है? उसको इम्यून रिस्पॉन्स करने के लिए, मतलब उसको क्रिएट करना होता है, इम्यून रिस्पॉन्स देना होता है, जनरेट करना होता है। तो उसको किस चीज़ की रिक्वायर्ड है? टेटेनस। एंड वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म द एंटीबॉडी एज एंटीटॉक्सिन। अब कोई भी अगर सपोज हमें जैसे टिटनस कॉज्ड हो गया, तो हम क्या करते हैं? इसके अगेंस्ट हम इंजेक्शंस लगाते हैं, ठीक है। एंटी टॉक्सिन का काम करते हैं, क्योंकि टिटनस क्या एज अ टॉक्सिन की तरह एक्ट करेगा, तो हमें क्या देना है? उसके अपोजिट काम कराना है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ स्नेक बाइट द इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन द परफॉर्म द एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्नेक वेनम। आ गई वही बात कि अगर किसी भी नॉर्मल पर्सन को अगर स्नेक ने कट कर लिया, बाइट कर लिया उसको, तो वहां पे क्या करेंगे हम? अगेंस्ट द स्नेक, मतलब जो स्नेक बाइट है, स्नेक वेनम का यूज करते हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन कॉल्ड द पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो वो वाली आपकी जो इम्यूनाइजेशन होगी वो क्या होगी? पैसिव इम्यूनाइजेशन होगी। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी में खुद प्रिपेयर नहीं हो रही है, ठीक है। आप वो यहाँ पे से बाहर से उसको दे रहे हो। नेक्स्ट तो देखिए इसमें यहाँ पे, अब इसमें क्या कहता है? वैक्सीनेशंस जस्ट मीनिंग हैविंग द इंजेक्शन। वैक्सीनेशन का मीनिंग क्या हो गया? आपने क्या दिया? जब इंजेक्शंस दिया है। व्हेन यू आर वैक्सीनेटेड योर बॉडी प्रोड्यूस अ इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे ही आप वैक्सीनेटेड हो जाते हो, जैसे ही ये सपोज इंजेक्शन लग गया, ठीक है, लगने के बाद क्या होगा भाई? इम्यून रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा हमारी बॉडी से। एंड जस्ट एज यू वुड इफ यू वर एक्सपोज टू द इन्फेक्शंस, मतलब उस इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हम काम करने लगते हैं, एक्सपोज काम करने लगते हैं, बट विदाउट हैविंग द सिम्टम्स एंड दिस बिल्ड अप योर रेसिस्टेंस टू दैट इन्फेक्शंस। मतलब विदाउट उसके सिम्टम्स के क्या करने लगते हैं? बिल्डअप हो जाती है, हमारी रेसिस्टेंसी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए हमारा इम्यूनाइजेशन पे क्या होता है? इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट हार्मफुल इन्फेक्शंस। इम्यूनाइजेशंस हमारे इम्यूनिटी को अच्छा जब बनाते हैं, तब किसी भी जो भी हमारे हार्मफुल इन्फेक्शंस हैं उनके अगेंस्ट काम करते हैं, उनके अगेंस्ट हम प्रोटेक्शंस लेते हैं बिफोर दे कम टू इनटू कांटेक्ट विद देम, जैसे वो हमारे कांटेक्ट में आने से भी पहले। इट डज बाय दिस यूजिंग द बॉडी आउंस नेचुरल डिफेंस सिस्टम। मतलब अब हमारी बॉडी ने क्या काम करना शुरू कर दिया? सपोज हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो हमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले ही क्या नहीं करेगा, मतलब अगर अटैक भी कर दिया तो हमारी पहले ही सेल्स एक्टिव है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, ठीक है। डिफेंस हमारा सिस्टम जो है, अंदर का जो हमारी डिफेंसिबल पावर जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये सारा काम कौन कर रहा है? ऐसा
WBC वाला काम, ठीक है, जो कि फाइटर सेल्स की तरह काम करते हैं, द इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। अब आई थिंक आपको वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया होगा। यहाँ पे इसमें कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे कि फर्स्टली क्या होता है, सेकेंडली फिर हम एक्ट करते हैं, तो हम जब उसमें अगेंस्ट उसमें देते हैं तो उसमें पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है या एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, इसमें आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है, यह है आपका एलर्जीज। यहाँ से एलर्जी से आपका एक क्वेश्चन आता है कि डिड दिस हैपन टू यू, ऐसा क्यों होता है भाई, बताइए ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। When you have gone to new place and suddenly you started sneezing, wheezing for no explained reason, किसी भी एक नए प्लेस पे गए, वहाँ पे मतलब बहुत सपोज ऐसा इन्वायरमेंट है, वहाँ पे बहुत धूल मिट्टी है, वहाँ पे क्या हो गया, स्नीजिंग हो गई, विजिंग हो जाएगी हमें, ठीक है। वैन यू कम अवे फ्रॉम योर सिम्टम्स, और धीरे धीरे आपके सिम्टम्स क्या होंगे, वहाँ से डिसअपियर, जैसे ही आप वहाँ से लौट कर आते हैं सिम्टम्स गायब हो जाते हैं। क्यों, कोई भी आप न्यू प्लेस पे आप जाओगे तो एक ऐसा डिसीज मतलब एक सिम्टम्स कॉज होने स्टार्ट हो जाएंगे, डिजीज तो नहीं कह सकते हम, सिम्टम्स कह सकते हैं, ठीक है। वो आपके क्या होते हैं, कुछ एलर्जेंस होते हैं। एलर्जेंस क्या होते हैं, विच कॉज अ एलर्जी, जो क्या कॉज कर देते हैं, एलर्जी कॉज कर देते हैं, ठीक है। एलर्जेंस आप उन्हें बोलते हो एलर्जेंस, ठीक है, विच कॉज अ डिसीज। एलर्जीज, आप एलर्जीज बोलोगे यहाँ पे। इसमें अब क्या क्या कौन कौन सी हो सकती है, स्किन कॉन्टेक्ट हो सकती है, ठीक है, इंजेक्शंस हो सकते हैं, इंजेक्शंस हो सकता है, इनहेलेशंस हो सकते हैं। इनहेलेशन सपोज जैसे पोलन, तो पोलन से हमने मतलब हम वहाँ पे गए, जैसे आपका जो हॉर्टिकल्चर वाला एरिया होता है, मतलब जहाँ पे बागवानी की जाती है ना, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, वहाँ पे वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से रिलीज होते हैं, तो वहाँ से नॉर्मल कोई भी मैन गया, उसने इनहेलेशन कर लिया, तो पोलन ग्रेन्स उसके मतलब नाक में अंदर आ गए, तो क्या होगा, एलर्जी कॉज हो जाएगी। डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू भी हो जाता है, ठीक है, मॉल्ट्स एंड मिल्ड्यूज के थ्रू हो जाती है, एनिमल डेंडर्स के थ्रू भी हो जाती है यहाँ पे एलर्जीज। नेक्स्ट, इसमें अगर इंजेक्शन की बात करते हैं, मेडिकेशंस के थ्रू, नट्स एंड सेलफिश के थ्रू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इसमें बी स्टिंग मतलब जो ततैया होता है, अगर वो कट भी कर लेता है तो उसका स्टिंग अगर यहाँ रह जाता है तो भी एलर्जी कॉज हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइजन प्लांट्स हो जाते हैं, किसी भी आपने कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें जो पॉइजन सीक्रेट करते हैं उनको टच कर लिया, ठीक है, जैसे सपोज लग तो वो बहुत अट्रैक्टिव रहे और जाके आपने क्या कर लिया, उसे एकदम टच कर लिया, क्या करेंगे, एकदम अपनी बॉडी से पॉइजन सीक्रेट कर देंगे, ट्रांसफर हो जाएगा आपकी बॉडी में, एलर्जी कॉज जो होने लगती है। कभी कभी देखते हो ना, एकदम स्वेल हो जाता है, हाथ वो जाता है, सूज सा जाता है ना। नेक्स्ट, एनिमल स्क्रैचेस होती हैं, यहाँ पे पोलन्स आ गए, लैटेक्स आ गई, तो ये सब क्या है, हमारे कुछ एलर्जेंस हैं विच कॉज अ एलर्जीज। इसमें हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि ये जो हमारी जब एलर्जीज होती है ना, तो ये आपके क्या करती है, कुछ बॉडी से कुछ केमिकल सीक्रेशन होता है इनका, ठीक है। जो बॉडी से जो केमिकल सीक्रेशन होता है वो होता है हमारा हिस्टामाइन का, हिस्टामाइन एंड आप बोल सकते हो सेरोटोनिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। तो जो हिस्टामाइन और सेरोटोनिन होते हैं ना, ये आपके कुछ केमिकल सीक्रेट हुए व्हेन कॉज्ड अ एलर्जी, जब हमें एलर्जी कॉज्ड हो गई, जब यहाँ हमें एलर्जी हो गई, ठीक है। देखो सॉरी, यहाँ पे हमें एलर्जी कॉज्ड हो गई, तब हम क्या करेंगे, व्हेन वी टेक अ ड्रग, जब हम कोई भी ड्रग को लेते हैं तो वो इसके अगेंस्ट काम करता है, तो वो क्या होंगे, आपके एंटी हिस्टामिन होंगे, क्या होंगे, एंटी हिस्टामिन, ठीक है। एंड आप यहाँ पे बोलोगे एड्रेनलिन, एंड एक नेक्स्ट आ जाएगा आपका यहाँ पे स्टेरॉइडल्स, विच स्टेरॉइडल्स क्या कर देंगे, विच सप्रेस द या विच रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ दिस एलर्जी, इस एलर्जी के सिम्टम्स को क्या कर देंगे, वो रिड्यूस कर देंगे। विच, मैं रिड्यूस का साइन से नीचे करके बना रही हूँ, ठीक है, विच रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज। ये बेटा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके एनसीईआरटी वाले ये पॉइंट आपको छोड़ने नहीं है कि एलर्जेंस जो होते हैं हमारी बॉडी में कुछ केमिकल सीक्रेशंस मतलब कुछ केमिकल सीक्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो सीक्रेशंस हमारा हिस्टामाइन का होता है, सेरोटोनिन का होता है। अब उनके अगेंस्ट जब हम ड्रग को लेते हैं, ड्रग इन द सेंस जो भी आपकी नॉर्मल आप बोल सकते हो जो कि आपकी एंटीबायोटिक होती है उसके फॉर्म में ड्रग, वो वाला ड्रग नहीं जो सोच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, ये उसके अगेंस्ट काम करती हैं, एंटी हिस्टामाइन हो गई, एड्रेनलिन हो गया एंड स्टेरॉइडल्स हो गए, जो क्या करते हैं, जो कि आपके जितने भी एलर्जीज वाले सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अब जो एलर्जीज के सिम्टम्स होते हैं जरा वो भी देख लेते हैं क्या है। एलर्जी सिम्टम्स क्या है हमारे, रैशेज होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लैक्रीमेशन होना स्टार्ट हो जाता है, लैक्रीमेशन जो हमारी आई से जो मतलब आने लगता है ना आंसू उसमें, ठीक है, ये हो गया। रनी नोज बहने लगती है, देखो उसके यहाँ पे बहरी बढ़िया वाली, ठीक है। स्नीजिंग भी होने लगती है, रेड आइज हो जाती हैं, इचिंग होने लगती हैं। तो दीज आर द एलर्जिक सिम्टम्स, ये सारे एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं। और जितने भी हमारे स्टेरॉइडल्स होते हैं
वो इसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। एंटीहिस्टामिन्स को रिड्यूस कर देती है, एड्रेनलिन्स को रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या आता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऑटो इम्यूनिटी। यहाँ पे इसमें डायरेक्टली आपसे शॉर्ट नोट पूछ सकता है कि डिफाइन द ऑटो इम्यूनिटी, और आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा गिव एग्जांपल्स, के एग्जांपल्स आपको देने होंगे। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? ऑटो इम्यूनिटी रिफर्स टू द एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। एक एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होता है इन विच द इम्यून सिस्टम फेल टू प्रॉपरली डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। मतलब जो हमारा क्या होता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ में आपस में क्या नहीं कर पाए, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए इम्यून सिस्टम को कि वो सेल्फ जनरेट हो रहा है या हम बाहर से ले रहे हैं, ठीक है। एंड अटैक द सेल्फ बॉडी पार्ट्स, और सेल्फ बॉडी पार्ट्स को अटैक कर देता है। तो वो आपके क्या होते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएंगे हमारे ऑटो इम्यूनिटी के? रियोमेटिड्स, आर्थराइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप छोड़ना नहीं है। एक सेकंड एग्जांपल आपका यहाँ पे ये है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, ठीक है। एक यहाँ पे आपका ये वाला एक अलग है, जो जिसको मैं बॉक्स में बंद कर रही हूँ, ये आपका एक अलग है, ठीक है। और एक आपका ये थर्ड, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ। रियोमेटिड्स, आर्थराइटिस ये आपका नंबर 1 है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ ये आपका नंबर 2 है, एंड क्रॉनिक, जस्ट अ मिनट, ये आपका हो गया यहाँ पे क्रॉनिक एनीमिया, ये आपका 3rd है, ये भी 3rd हो गया, और क्रॉनिक हेपेटाइटिस ये आपका 4th हो गया, एंड ग्रेव्स डिसीज, ठीक है। ये आपके क्या हो गया, ये सारी हो गई ऑटो इम्यूनिटी डिसीजेज हो गई। आपको एग्जांपल पता होने चाहिए, आपको साथ साथ ये पता होना चाहिए कि जो नॉन सेल्फ सेल्फ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, ये जनरेट ना कर पाए कि वो डायरेक्टली हमारी बॉडी से फॉर्म हो रहा है इम्यूनिटी, या फिर हम बाहर से उसको जनरेट कराते हैं, तो वो अटैक कर देती है हमारी बॉडी पार्ट्स पे, वही हमारी ऑटो इम्यूनिटी होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हमने ये पढ़ लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आता है हमारा यहाँ पे इम्यूनो सिस्टम इन अ बॉडी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इम्यूनो सिस्टम इन अ बॉडी। तो इम्यूनो सिस्टम बॉडी में हमारे लिम्फॉइड्स ऑर्गन्स होते हैं। तो लिम्फॉइड्स ऑर्गन्स में हमारे 2 टाइप के लिम्फॉइड्स ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट आता है इसमें हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, एंड सेकंड वन आता है इसमें हमारे यहाँ पे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो जो हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आपसे डायरेक्टली डिफरेंस भी दे सकता है, यहाँ से आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन से ऑर्गन होते हैं, या फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आपको देखना है, आपको क्या बताना है कि ऑर्गन्स वेयर लिम्फोसाइट मैच्योर एंड एक्वायर एंटीजन स्पेसिफिसिटी। जो ऑर्गन्स लिम्फोसाइट्स में मैच्योर होते हैं एंड एक्वायर करते हैं एंटीजन स्पेसिफिसिटी को, जैसे थाइमस इज द साइट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, मैच्योरेशन होता है, एंड बोन मैरो इज द साइट ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। अभी ये आपको सिंपल से याद करना है कि टी आपको पढ़ना है, थाइमस हो गया टी लिम्फोसाइट्स में मैच्योरेशन होगा यहाँ पे, और जो बोन मैरो हो गया वहाँ पे क्या होगा आपका बी लिम्फोसाइट में मैच्योरेशन होगा इसका, ठीक है। तो वो तो हो गए हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होंगे? ऑर्गन्स वेयर लिम्फोसाइट्स अंडरगो प्रोलिफरेशंस एंड डिफरेंशिएशंस। मीनिंग यहाँ पे सिर्फ मैच्योरेशन हुआ था, यहाँ पे अपने को प्रोलिफरेट करना शुरू कर देंगे, अपने डुप्लीकेशंस, अपने बहुत सारे नंबर ऑफ इंक्रीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, एंड साथ साथ डिफरेंशिएशन भी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वो हमारे क्या होते हैं? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, अपेंडिक्स एंड म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज। माल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे डायरेक्टली यहाँ से फुल फॉर्म दे देगा, आपसे माल्ट की फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, ये आपको छोड़ना नहीं है। माल्ट क्या है? आप यहाँ पे म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज आर इट्स एग्जांपल सेकेंडरी लिम्फॉइड्स के, ठीक है। फिर आप कहोगे हमने माल्ट तो पढ़ा ही नहीं था, या हमने ऑर्गन पढ़ लिए थे। तो ये क्या है? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज है। तो हमने प्राइमरी सेकेंडरी देखा। अब हम यहाँ पे इसके कुछ स्ट्रक्चर से देख लेते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है। ये हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, जो कि हमने थाइमस और बोन मैरो पढ़ा। थाइमस होगा टी लिम्फोसाइट में जनरेट होगा, मैच्योर होगा, बोन मैरो बी लिम्फोसाइट में ही जनरेट होगा। यहाँ पे सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज थे, ये कौन से हैं? वेल्डियर्स रिंग है, लिम्फ नोड्स में, टॉन्सिल्स में प्रेजेंट होगी। ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज हो गए, लिम्फ नोड्स हो गया, बोन मैरो, स्प्लीन, लैमिनिया प्रोपिया, पेयर्स पैचेस, ठीक है, मिसेंट्रिक लिम्फ नोड्स हो गए, और देन लास्ट में हो गया हमारा यहाँ पे यूरोजेनाइटल लिम्फॉइड टिश्यूज। तो यहाँ पे ये सारे हमने कुछ प्राइमरी लिम्फॉइड, सेकेंडरी लिम्फॉइड्स पढ़े, इनका काम पढ़ा, इनका फंक्शंस पढ़ा, किस किस के अगेंस्ट क्या क्या काम करते हैं। आपसे डायरेक्टली लोकेशन भी पूछ सकता है, किसकी लोकेशन कहाँ होती है, और डायरेक्टली आपसे डिफरेंस पूछेगा, वैसे तो इसमें और कुछ नहीं पूछता, ठीक है। चलिए यहाँ तक अभी हमने फिनिश करा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा एड्स, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।